गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 11 में प्रश्नावली 11.1 और 11.3 से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अध्याय 11 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण का अर्थ होता है ऐसा व्यंजक जिसमें चर एवं अचर के साथ साथ समता का अर्थ होता है बराबर के चिन्ह का प्रयोग हो, वह कहलाता है समीकरण। तो समीकरण की परिभाषा के बारे में हम सीखेंगे। ऐसा व्यंजक जिसमें चर एवं अचर के साथ साथ समता अर्थात बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समीकरण कहलाता है। वापस समझते हैं हम। समीकरण की परिभाषा है ऐसा व्यंजक जिसमें चर एवं अचर के साथ साथ समता का अर्थ होता है बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह हमारा कहलाएगा समीकरण। कैसे? उदाहरण के लिए 3x + 2 = 17। जैसे यहां हम देखें 3x + 2 = 17। अब यह समीकरण है अथवा नहीं तो चेक कैसे करेंगे? इसमें चर होना चाहिए, तो देखिए चर है x, इसमें अचर होने चाहिए, तो अचर यहाँ 3 भी है, 2 भी है, 17 भी है। और तीसरा इसमें समता का चिन्ह अर्थात बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ बराबर का चिन्ह भी है। इसीलिए यह जो हमारा व्यंजक होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज अनुपस्थित होगी तो वह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम अब कुछ उदाहरण देखते हैं और उनमें से हम देखते हैं कि कौन से जो उदाहरण है वो एक समीकरण हो सकते हैं और कौन से उदाहरण है जो समीकरण नहीं हो सकते। जैसे अब हम इन उदाहरण में देखें तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन से जो व्यंजक है वो समीकरण है और कौन से जो व्यंजक है वो समीकरण नहीं है। तो यदि हम पहले पॉइंट को देखें, क्या यह एक हमारा समीकरण है, तो इसमें हम देखें क्या इसमें हमारे पास चर मौजूद है, तो हम देखते हैं चर की राशि है। क्या इसमें अचर है, तो हम देखते हैं अचर भी है। और क्या इसमें बराबर का चिन्ह है, तो हम देखते हैं बराबर का भी चिन्ह है। इसीलिए यह जो हमारा होगा व्यंजक यह हमारा समीकरण कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, समीकरण होने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों को देखना है। एक देखना है चर, एक देखना है अचर और एक देखना है बराबर का चिन्ह। अगर ये तीनों मौजूद है तो वो हमारा समीकरण है और इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो वो हमारा समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ क्या इसमें चर है? चर है। अचर है? तो अचर भी है। क्या इसमें बराबर का चिन्ह है? तो हम देखते हैं यह बराबर का चिन्ह नहीं, यह बड़े और छोटे का चिन्ह है, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यह जो हमारा होगा यह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। तीसरे में देखें क्या यह हमारे पास समीकरण है, तो देखते हैं क्या इसमें चर है, तो यह चर नहीं है, तो यह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा, यह केवल हो जाएगा संख्यात्मक व्यंजक।
यह हमारा क्या हो जाएगा, केवल संख्यात्मक व्यंजक, यह एक समीकरण नहीं होगा। बराबर का चिन्ह है, अचर भी है, लेकिन चर नहीं मौजूद है। यहाँ एक्स वाई जेड कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या यह समीकरण कहलाएगा? तो इसमें चर, अचर और बराबर तीनों संख्याएं मौजूद है, इसीलिए यह हमारा चर कहलाएगा। और इसी तरह इसको देखें तो देख लेते, सीधा ही पता चल रहा है बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो यह हमारा समीकरण नहीं होगा। और अचर भी नहीं, चर भी नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी समीक व्यंजक में हम बता सकते हैं कि वह जो हमारा है समीकरण है अथवा नहीं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखेंगे समीकरण का हल। व्यापक रूप से समीकरण हल करना हम नेक्स्ट 7वीं क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में जो हम समीकरण का हल करेंगे उस विधि का नाम होगा भूल एवं प्रयास विधि। इसमें हम केवल भूल एवं प्रयास विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इस समीकरणों का हल सीखेंगे। कैसे? जैसे समीकरण हमें दिया हुआ है 5x बराबर 60, जहां x बराबर 10, 15 और 12 के लिए हमें चेक करना है। यानी हमें बोला है कि 5x बराबर 60 है, तो समीकरण के किस मान के लिए यह जो समीकरण है संतुष्ट होगा, अर्थात हमें हल मिलेगा 10 के लिए मिलेगा, 15 के लिए मिलेगा या 12 के लिए मिलेगा। तो हम जो विधि हल करेंगे वो उस विधि का नाम होगा भूल एवं प्रयास विधि। अर्थात इसे हम पक्षांतर विधि से हल नहीं करेंगे, वो हम 7वीं क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार 10 रखेंगे, एक बार 15 रखेंगे और एक बार 12 रखेंगे, और फिर देखेंगे किससे हमें आंसर 60 मिलता है। तो यह जो हमारी चीज होती है, यह समता का जो चिन्ह होता है, यह कहलाता है बराबर। और इसकी जो लेफ्ट साइड होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इस बराबर की राइट साइड होती है इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो शुरुआत हम करेंगे अचर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, जहां हमारे पास चर है तो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा। अब हम लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, ये 10 कहां से आया, सवाल में दिया हुआ है कि 10 रखिए, 15 रखिए और 12 रखिए, और देखिए हमें कौन सा आंसर सही है। तो हम यहाँ x की जगह बारी बारी से पहले 10 रखेंगे, फिर 15 रखेंगे, फिर 12 रखेंगे, और देखेंगे आंसर 60 कब आ रहा है। जहां आंसर हमें 60 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम देखें x हमें 10 लिखना है, तो 5 की जगह तो 5, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनके मध्य गुणा का चिन्ह है, और x की जगह हमें 10 रखना है, तो हमने 10 रखा और अब हमने इसको सरल किया। तो 5 का गुणा 10 से करेंगे तो आंसर आएगा 50। क्या यहाँ 50 लिखा है? क्या राइट हैंड साइड में 50 है? नहीं है, तो हमारा यह आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 15 रखने पर, इस बार हम x की जगह 15 रखेंगे, तो वही हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से 5x। अब हमें x की जगह 15 रखना है, तो 5 गुणा, कोई चिन्ह नहीं है इसीलिए गुणा का चिन्ह 15। अब इसको हम सरल करेंगे, 15 का गुणा 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 75। क्या यहाँ 75 लिखा हुआ है? तो हम देखते हैं यहाँ 75 नहीं है राइट साइड में, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और फिर हम लास्ट लेंगे x बराबर 12 रखने पर, x बराबर 12 रखने पर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो थी 5x। अब 5 गुणा x की जगह हम 12 रखेंगे और 12 का हम 5 से गुणा करेंगे 60। क्या राइट हैंड साइड में 60 लिखा हुआ है? तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में 60 लिखा हुआ है, इसीलिए जो हमारा इस समीकरण का हल होगा वह x बराबर कितना होगा, 12 के लिए, और 5, 10 और 15 के लिए नहीं होगा। वापस समझते हैं इसी तरह के एक सवाल को। जैसे तीन एक्स प्लस 2 बराबर 17,
x की जगह हमें 7, 5 और 6 रख के देखना है कि तीनों में से किसके लिए यह जो समीकरण है वह संतुष्ट होता है। तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर के इस तरफ जो भी है वह सब लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा और बराबर के उस तरफ जो भी है वह राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो बराबर के इस तरफ हमारे पास है 3x और प्लस का 2, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमने लिख लिया। अब हमें देखो x की जगह क्या रखना है, पहली बार 7, दूसरी बार 5 और तीसरी बार 6। तो पहले हम लिखेंगे x बराबर 7 रखने पर, अब हम x की जगह 7 रख रहे हैं तो 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ गुणा का चिन्ह, x की जगह हमें 7 रखना है, फिर प्लस और फिर आएगा 2। तो अब हम इसको सरल करें तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 7 का 3 से गुणा 21 और प्लस 2, 21 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर आया 23। क्या राइट हैंड साइड में 23 लिखा है? तो राइट हैंड साइड में 23 नहीं लिखा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने पहले गुणा क्यों किया, तो हमने नियम सीख रखा है बोर्ड मास का कि जब भी किसी व्यंजक या समीकरण में एक से अधिक चिन्ह लगातार हो तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को सरल करना है, उसके बाद हम भाग देंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, बाकी। तो इस तरह से हम सरल करेंगे। तो यहाँ हम देखें गुणा भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले देखें गुणा और प्लस में कौन है, पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पहले गुणा को किया है। अब x बराबर 7 के लिए तो नहीं है तो अब 5 के लिए चेक करेंगे, तो 5 के लिए चेक करेंगे तो 3x प्लस 2। अब x की जगह हमें क्या रखना है, 5, तो 3 कोई चिन्ह नहीं है अर्थात गुणा का चिन्ह, x की जगह 5 और प्लस में 2। अब फिर से वही गुणा और प्लस आ गया तो पहले हम गुणा को करेंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 और फिर प्लस के 2, क्या 17 है, राइट हैंड साइड में 17 दिया हुआ है, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में 17 दिया हुआ है अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 5। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हम कर सकते हैं x बराबर 6 के लिए। तो 6 के लिए जब हम चेक करेंगे तो 3x प्लस 2, अब हम x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 6 वैल्यू रखेंगे, तो 3 गुणा 6 प्लस 2, इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20। क्या राइट हैंड साइड में 20 लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में 20 नहीं है, राइट हैंड साइड में 17 है और 17 केवल 5 रखने पर आ रहा है, तो हम कहेंगे इस जो समीकरण का आंसर होगा x बराबर 5 के लिए जो हमारा होगा सत्य होगा, बाकी सबके लिए असत्य होगा। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह यदि हम एक और देखें तो इस बार हमें एक सारणी दे रखी होगी परीक्षा में, कैसे, समीकरण ने देखा कि 2x माइनस 1 बराबर 1 के लिए हमें इसको समीकरण को सत्य करना है। और बोला है इस समीकरण को, इस सारणी को पूरा कीजिए और x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें वही चीज समीकरण दे रखा है, तो समीकरण के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1, और x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है और 7 रखना है, इन सारे मानों को रखना है और यह सारणी हमें पूरी करनी है। उसके पश्चात यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 11, तो हमें चेक करना है हमें 11 आंसर कहाँ आता है, जहां 11 आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। कैसे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है 2x माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, 2, x बराबर 2 रखने पर x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस 1। अब फिर से ये आ गया 2 गुणा 2 माइनस 1, अभी हमने सीख लिया।
तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में, तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 2 का 2 से गुणा 4 और 4 में से 1 गया, तो आंसर क्या आया 3, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब रखेंगे x बराबर 4, 3 रखेंगे, सॉरी 2 के बाद 3 रखेंगे, तो 2 गुणा हमारे पास था 2x माइनस 1, अब x की जगह में 3 रखना है, तो 2 गुणा 3 माइनस 1, फिर से हम पहले गुणा करेंगे, 6 में से 1 गया, तो आंसर आया 5, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अगली बार रखेंगे x बराबर 4 रखने पर, अब x की जगह हम 4 रखेंगे, तो 2x माइनस 1 और x की जगह हम 4 रखेंगे, तो 2 गुणा 4 माइनस 1, अब 2 का 4 से गुणा करेंगे, 8 माइनस 1, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7, वो हम यहाँ रख देंगे। अब अगली बार x की जगह क्या रखेंगे 5, सारे मान एक एक करके हम रखेंगे, तो x की जगह हम 5 रखेंगे, तो 2x माइनस 1, अब हम x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे 5, तो 2 गुणा 5 माइनस 1, 10 माइनस 1, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9, तो वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। अब 5 के बाद अगली वैल्यू हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो x बराबर 6 रखने पर, तो 6 रखेंगे, तो 2x माइनस 1, 2 इंटू 6 माइनस 1, अब पहले गुणा करेंगे 12, 12 में से 1 गया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11, वो हम यहाँ रख देंगे। और लास्ट में क्या बोला है 7 रखना है, तो x बराबर 7 रखने पर, इस बार हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 7, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 2x माइनस 1, अब x की जगह 7 रखो, अब सरल करो, 7 का 2 से गुणा किया 14 और उसमें से 1 चला जाएगा, पीछे आंसर आ जाएगा 13, क्या आंसर आ जाएगा 13, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। सारणी पूरी हो गई। तो सारणी पूरी होने के बाद बोला है कि समीकरण का हल हमें कौन सा मान रखने पर प्राप्त होता है, तो हम देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 11, अब यहां आंसर देखिए 11 कहां लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं 11 यहां लिखा हुआ है, तो आप बताइए 11 आपको कब मिला, जब आपने x की वैल्यू क्या रखी थी 6 रखी थी, 2 रखते हो तो 3 मिलता है, 3 रखते हो तो 5 मिलता है, 4 रखते हो 7 मिलता है, 5 रखते हो 9 मिलता है, 6 रखते हो 11 मिलता है और 7 रखते हो तो 13 मिलता है। हमें बोला 11 कब मिलता है, तो 11 हमें कब मिला था 6 रखने पर, और यहाँ भी हम देखें जब हमने x की वैल्यू 6 रखी थी तो हमें 11 मिल गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा, अतः समीकरण का हल x बराबर 6 रखने पर प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 11.4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं और प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 11.4 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।